नमस्कार, जनप्रभात में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का आज तड़के निधन हो गया है। करीब महीने भर पहले वो कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद से उनकी हालत बिगड़ती गई और शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। अहमद पटेल के निधन पर पीएम मोदी, राहुल, सोनिया गांधी समेत तमाम नेताओं ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि अहमद पटेल जी के निधन से दुखी हूँ। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कई साल बिताए, समाज की सेवा की। अहमद भाई की आत्मा को शांति मिले। सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने उत्तरी सीमाओं पर सेना की परिचालन संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने असम, नागालैंड और मणिपुर में सेना के उग्रवाद निरोधक अभियानों की समीक्षा की। साथ ही जवानों का हालचाल भी जाना। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा पर पहुंच गए हैं। ये यहां संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की वार्षिक बैठक में भाग लेंगे, जिसका कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजन किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ समेत 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की है। सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में प्रस्तावित इस हड़ताल को अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने भी समर्थन देने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की आज बैठक होगी। इसमें एटीसी टेलीकॉम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के 2480 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेश निवेश पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा 6000 करोड़ के इक्विटी इन्फ्यूजन पर भी फैसला हो सकता है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। यही वजह है कि यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद है। पीएम मोदी दिसंबर में नए संसद भवन का शिलान्यास कर सकते हैं। संसद परिसर में लगी महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को स्थानांतरित किया जाएगा। परियोजना के पूरा होने पर नए परिसर के भीतर प्रमुख स्थानों पर इन प्रतिमाओं को फिर से लगाया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने किसानों द्वारा मार्च निकालने और प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने कहा है कि अगर किसान बिना अनुमति के दिल्ली में आते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा है कि 26 और 27 नवंबर को दिल्ली की सभी सीमाओं को सील किया जाएगा। चक्रवाती तूफान निवार के आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से गुजरने की संभावना है, जिसको लेकर सरकार और एनडीआरएफ की टीमें सतर्क हो गई हैं। ये तूफान देर शाम को कराईकल और महाबलीपुरम से गुजरेगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। एलएसी पर चीन की हरकतों से निपटने के लिए मौसम विभाग का बुनियादी ढांचा उन्नत किया जा रहा है। यहाँ शीघ्र ही डॉपलर रडार लगाया जाएगा। सेना के हर मूवमेंट को इससे लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पूरे लद्दाख में 10 नई मौसम वेधशालाएं भी स्थापित की जाएंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत यूरोपीय संघ के रणनीतिक समूह के वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और ईयू भूमंडलीकरण की बेहतरी में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि टीके के उत्पादन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सहकारी समितियां किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगी। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के देश भर में 29 करोड़ सदस्य हैं। करीब 8.5 लाख सहकारी समितियों का बड़ा नेटवर्क है। ऐसे में ये समितियां किसानों को हर संभव मदद देंगी। भारत में कोरोना के संक्रमितों की संख्या 92,22,000 के पार पहुंच गई है। इसमें अभी तक 1,34,699 लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी के 44,376 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 481 लोगों की जान चली गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण से लगातार 5वें दिन 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में हर घंटे 5 लोग जिंदगी की जंग हार रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 5,40,541 हो गई है, जबकि अभी तक 8,621 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 5 करोड़ 89 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इसमें से अभी तक 13,93,000 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी खबर यह है कि अभी तक 4 करोड़ 7 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 1 करोड़ 68 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए दिसंबर के तीसरे हफ्ते में खोला जा सकता है। 12वीं सदी में निर्मित यह मंदिर कोरोना के कारण मार्च से बंद है। बता दें कि ओडिशा विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस और भाजपा ने मंदिर खोलने का अनुरोध किया था। भाजपा नेता सुशील मोदी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जेल से सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है। एनडीए के विधायकों के दल बदल कराने के लिए मंत्री पद का प्रलोभन दिया जा रहा है। सुशील मोदी ने अपने ट्विटर पर एक मोबाइल नंबर साझा किया। उन्होंने दावा किया है कि चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव इस नंबर से बात कर सकते हैं। वे रांची से टेलीफोन कॉल कर बिहार में आरजेडी की सरकार बनाने की रणनीति में लगे हैं। इस साल अटल पेंशन योजना के लिए अब तक 40 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। अब इस योजना में कुल अंशधारकों की संख्या 2 करोड़ 63 लाख हो चुकी है। इस योजना में 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।
सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को लेकर हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया है, जिसमें दावा किया गया कि लालू ने दुमका कोषागार गबन मामले में अब तक एक दिन की भी सजा नहीं काटी है। ऐसे में उन्हें इस मामले में जमानत देने का कोई पुख्ता आधार नहीं है। भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने झारखंड सरकार को दिशा विहीन करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे हालात हैं। उन्होंने कहा कि अयोग्य हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश का खजाना खाली कर दिया, जिससे राज्य की जनता त्रस्त है। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कमलनाथ सरकार में हुए घोटालों की जांच कराएंगे, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने वल्लभ भवन को दलालों की मंडी बना दिया था। कांग्रेस शासन के 15 महीने में मध्य प्रदेश को लूटा गया। सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के खिलाफ विशेष अदालत 3 दिसंबर को आरोप तय करेगी। अगली तारीख पर अभियुक्तों को अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि चित्रकूट की एक महिला ने 2016 में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शादी समारोह में आने की संख्या नए सिरे से तय की है। छत के नीचे या बंद स्थान में होने वाले कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग हिस्सा ले सकेंगे। वहीं खुले में होने वाले कार्यक्रम में अधिकतम 100 लोग एक स्थान पर एकत्र हो सकेंगे। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत म्यांमार ने चर्चा की है। भारत और म्यांमार के बीच 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के दौरान कई मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसमें व्यापार को अधिक बढ़ावा देना शामिल है। इस दौरान उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और म्यांमार के वाणिज्य मंत्री मौजूद रहे। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन यूपी के विशेष दौरे पर हैं। यहाँ वे आज सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। 26 नवंबर को लेनिन गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। फ्रांस के राजदूत के आगमन की तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। भारत सरकार ने 43 चाइनीज ऐप को बंद करने का फैसला किया है। बैन ऐप्स की लिस्ट में चीन के अलीबाबा ग्रुप से जुड़े कई ऐप्स और पॉपुलर गेम्स तक शामिल हैं। बता दें कि जून महीने में 59 चाइनीज ऐप्स बैन लगाया गया था। इसके बाद सितंबर में 118 ऐप्स को बैन किया गया था। लखनऊ में 1500 करोड़ रुपए के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों की 4 दिन की रिमांड बढ़ गई है। अब ये 28 नवंबर तक सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे। बता दें कि सीबीआई ने पूर्व इंजीनियर रूप सिंह यादव और सीनियर असिस्टेंट राजकुमार को गिरफ्तार किया था। पटना से एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को इंडिगो ने खुशखबरी दी है, जिसके तहत इंडिगो 2 दिसंबर से नई उड़ानें शुरू करेगा। मुंबई से पटना के लिए सुबह दोपहर 11:30 बजे और अपराह्न 2:30 बजे पटना से मुंबई के लिए उड़ानें होंगी। शिवसेना विधायक के परिसरों पर ईडी की छापेमारी का एनसीपी चीफ शरद पवार ने विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन सरकार बनने से भाजपा निराश हो चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने ईडी की छापेमारी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कदम उन्हें चुप नहीं करा सकते। वो मुंबई और महाराष्ट्र के लिए फांसी पर भी लटकने को तैयार हैं। सरनाईक ने कहा कि ईडी ने उनके कार्यालय और घर से कई दस्तावेज जब्त किए हैं। जदयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद पर दिल्ली पुलिस ने कई आरोप लगाए हैं। पुलिस ने कहा है कि सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को शामिल किया गया था। ये सब खालिद और शर्जील इमाम की सह पर हुआ था। एयर इंडिया के चालक दल का सदस्य दिल्ली हवाई अड्डे पर 45 लाख सोने की कथित तस्करी करते पकड़ा गया है। वो टोरंटो की उड़ान के साथ दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा था। फिलहाल पुलिस ने चालक दल के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय कुमार की टिप्पणी पर सियासत गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा नगर निकाय चुनाव में महापौर का चुनाव जीतेगी। चुनाव के बाद रोहिंग्याओं और पाकिस्तानियों को भगाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कारपोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की अनुमति देने की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि इस कदम से बैंकों में जमा 140 लाख करोड़ रुपए कुछ उद्योगपतियों के हाथ में चले जाएंगे, जिससे देश की जनता को बड़ा नुकसान होगा। अयोध्या में बनने वाले हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद ने मंडी शुल्क को 2% से घटाकर 1% कर दिया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने लव जिहाद पर अपना रुख नरम कर लिया है। फडणवीस ने कहा है कि एक समय शिवसेना वैलेंटाइन डे मनाए जाने का तीखा विरोध करती थी। आज वही शिवसेना सत्ता के लिए सब कुछ भूल चुकी है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में राजनीतिक दल राजनीति करने में लगे हैं। वे सड़कों पर प्रदर्शन कर जीवन को जोखिम में डालने को आतुर हैं। लव जिहाद पर अध्यादेश को मंजूरी मिलने पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बड़ा बयान दिया है।
परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि संत महात्माओं और सनातन धर्मियों के लिए ये बड़ा शुभ दिन है। अब मुस्लिम युवक हिंदू बेटियों का जीवन बर्बाद नहीं कर पाएंगे। हिमाचल के महिला एवं बाल विकास निदेशालय के 33 कर्मचारियों को कोरोना हो गया है। अब सिर्फ विभाग का काम करने के लिए केवल 1 दर्जन कर्मचारी ही बचे हैं। इसलिए विभाग में आने वाली जनता से अपील की गई है कि जरूरी काम होने पर ही निदेशालय आएं। अमेरिका की सरकारी एजेंसी जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन की प्रशासनिक एमिली मर्फी ने जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित कर दिया है। साथ ही उनको अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति के तौर पर नामित भी कर दिया है। इसके साथ ही बाइडेन ने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी है। हिमाचल के सीएम जयराम ने कोरोना वैक्सीन पर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि राज्य में कोरोना वैक्सीन आने वाली है। इसके वितरण की तैयारी चल रही है। वैक्सीन सबसे पहले कोरोना योद्धाओं को लगाई जाएगी। इसके बाद बुजुर्गों को टीका लगेगा। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई का अंतिम संस्कार 26 नवंबर को होगा। असम के मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि गोगोई का अंतिम संस्कार नवग्रह शमशान घाट पर होगा। सरकार ने ये फैसला गोगोई परिवार और असम कांग्रेस की इच्छा के अनुसार लिया है। राजस्थान में जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में हाथी की सवारी फिर से शुरू हो गई है। आमेर महल के अधीक्षक पंकज धरेंद्र ने बताया कि पुरातत्व विभाग ने हाथी की सवारी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसे लॉकडाउन के दौरान बंद कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित राजनांदगांव में सुरक्षा बलों ने 50 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि इसके बारे में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली ने जानकारी दी थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मेटा तोड़ के गांव के जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के प्रमुख ग्रेग वार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया चेयरमैन बनाया गया है। वो भारत के शशांक मनोहर की जगह लेंगे, जिन्होंने इस साल जुलाई में 2 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया था। तभी से ये पद खाली पड़ा था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 27 नवंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला सिडनी में खेला जाएगा। इस बीच टीम इंडिया की जर्सी बदल गई है। भारतीय टीम वनडे और T20 सीरीज में नई जर्सी में नजर आएगी। इंग्लैंड की टीम अगले साल की शुरुआत में भारत के दौरे पर आएगी। बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि भारतीय टीम अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी-मार्च में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। इसके अलावा इंग्लैंड के साथ 5 T20 और 3 वनडे मैच भी खेले जाएंगे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शुरू हो रही घरेलू सीरीज से पहले न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम चोटिल होने के कारण 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह डेरिल मिचेल को टीम में शामिल किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।